तो चलिए यहाँ पर एक और न्यूज़ सेट पेपर आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 19 सितंबर का पेपर और इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का भी सेशन काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है और ये होगा मेरा आज का सेट नंबर 10। उम्मीद करता हूँ इस सब पिछले वाला जितना भी सीरीज़ का मैंने वीडियो बनाया आप सभी लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे और इसी तरीके से आप लोग भी जितना ज़्यादा हो सके खूब अपने तरफ से भी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आज का सेशन को कंटिन्यू करता हूं और जो भी मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूं आप सभी लोगों को आंसर करना है ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो फटाक से आप लोग इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, यदि कॉट ए प्लस कॉस ए आपको दे रखा था और कॉट ए माइनस कॉस ए आपको दे रखा था तो पूछा था निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सभी लोगों के दिमाग में आता होगा कि कैसे पहले अप्रोच करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन बनाने को नहीं दिया है, आपसे सिर्फ पूछा है कि बताओ अगर ये चीज़ अगर इस तरीके से है तो कौन सा यहाँ पर सही होगा, आपसे केवल यहाँ पर ये पूछा है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में पहला जो अप्रोच होता है ना वो हम लोग पहले ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में हो क्या रहा है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये स्क्वायर हो रहा है कहीं ना कहीं। अब आप ये तो समझ गए कि हमको ये दोनों पार्ट को पहले स्क्वायर करना होगा, यानी m का स्क्वायर करेंगे और n का स्क्वायर करेंगे, यानी बोथ साइड में। बात समझ रहे हो। अब बात आता है कि m स्क्वायर कर दिए और n स्क्वायर भी कर दिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखो मैं सब कुछ बता रहा हूँ ताकि चीज़ें सभी लोगों तक समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप हम ऑप्शन में देखेंगे तो माइनस भी है प्लस भी है, तो एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना, क्योंकि अब आप चीज़ें आपको अगर नहीं समझ आए तो आपको तो करना पड़ेगा और नहीं तो चीज़ें समझ आएगा तो आप तो जल्दी से चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बार अगर हम जब प्लस करते हैं तो आप ही समझना एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छा इसको करने से पहले एक चीज़, जैसे मैं आपको ये चीज़ तो सभी को पता होगा ना, क्योंकि मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा तो सभी लोगों को समझ आना चाहिए। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पर मान लो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। जब हम लोग प्लस करते हैं तो क्या होता है, जब प्लस करते हैं तो क्या होता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर, यही होता है ना। जब हम लोग माइनस करते हैं तब क्या होता है, ये चीज़ जब माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 4 टाइम्स ए बी हो जाता है। बोलो ये चीज़ आप जानते हो ना, जब हम माइनस करते हैं तो 4 टाइम्स ए बी हो जाएगा और जब आप प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर। बात समझ गए। तो वैसे ही जब हम यहाँ पर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को जब ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए। बोलो यही आएगा ना। अब यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आपका रह जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पर आके रुक जाओगे। अब आप ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन था जो प्लस में था। अब आप ध्यान से देखोगे राइट हैंड साइड में क्या 4 टाइम्स एम और एन है, यहाँ पर अगर राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये 2 है, यहाँ तो मेरा ओके हो गया, ठीक है, मगर RHS में ओके नहीं हुआ है। तो आप समझ गए, यानी यहाँ पर आप इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। बात समझ रहे हो। तो यानी आपका ये प्लस वाला होगा नहीं, यानी आपको माइनस करना होगा कहीं ना कहीं। अब जब हम माइनस करेंगे, अब यहाँ पर अब देखो जब हम माइनस करेंगे तो माइनस में अब क्या करना है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ये मैं कर देता हूँ एम स्क्वायर एन स्क्वायर। जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरा 4 टाइम्स कॉट ए इंटू कॉस ए। बोलो क्लियर है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो सब समझ आ रहा होगा। अब तो हमको लगता है आप अपने आंसर भी बता दिया होगा क्या होगा। फिर देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये ऑप्शन तो कभी होने से रहा नहीं, क्योंकि अब हमको आगे जब हम स्क्वायर करने जाएंगे इस साइड को LHS में, क्योंकि फिर दोबारा हम स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड में, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 16 कॉट स्क्वायर ए और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब आपको समझ आया इसका आंसर क्या होगा। अभी भी समझ नहीं आया। इसका आंसर जिनका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो सही है। क्यों, क्योंकि अब तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए। ये यहाँ तक करने के बाद अब हम इसको छोड़ते हैं। अब आप देखो ना, आपको क्या था कॉट ए प्लस कॉस ए आपको m दे रखा था, कॉट ए माइनस कॉस ए आपको n दे रखा था। अगर मैं m और n का प्रोडक्ट करूं तो ये क्या आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना कि ये कॉट स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए है। बोलो समझ आ रहा है। अब आप इसको एक सिंप्लीफाई करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा मैंने ये क्यों प्रोडक्ट m और n के ही बराबर होगा। यानी कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को अगर हल्का से सॉल्व करें, यहाँ पर देखो कॉट स्क्वायर ए को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका
कॉस स्क्वायर ए, देखो मैं पूरा एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, वरना इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, जब चीज़ें किसी को समझ ना आए तो पेन चलाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। फिर अगर आप बात करोगे यहाँ सॉल्व करने की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब आपका दिमाग में क्लिक अभी हुआ या नहीं हुआ बताओ। तो मैं इसको ऊपर वाला को इरेज कर लेता हूँ, बताओ क्लिक किसके किसके दिमाग में हो चुका है। तो बस अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ सब तो हो ही चुका है आपका। ये कॉस स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले ले तो कोई प्रॉब्लम किसी को, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कॉस स्क्वायर जब मैं कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बताओ जल्दी से, कॉस स्क्वायर ए होता है, और कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। यानी ओवरऑल घुमा फिरा के मेरा क्या निकल के आ गया, मेरा निकल के आ गया कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, और जो कि इसी का मान क्या था, m और n के बराबर था। यानी मैं कह सकता हूँ इसके जगह पे ये क्या आ जाएगा, m स्क्वायर और n स्क्वायर। बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, m स्क्वायर और n स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर n स्क्वायर क्यों हो जाएगा, क्योंकि m और n ही होगा ना, क्योंकि कॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू किसका, mn के बराबर, क्योंकि यहाँ तो mn ही है ना मेरा। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है। पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया हूँ कि क्यों कैसे, ये सब होता है ना, मन में आता है सवाल कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए किए, इसलिए मैं सबको करके दिखाता हूँ, वरना करने का जरूरत नहीं है जहाँ तक आपको समझ आ रहा है तो। ठीक है, चलिए तो वही क्वेश्चन हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से आप लोग, आपको इसका मूल बताना है, कंफ्यूज मत हो, बनाओ इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो, ये एक द्विघात समीकरण है। आप बोलोगे भैया ये कैसे द्विघात समीकरण है, तो देखो ना, अगर हम 2 के पावर में x को अगर हम सिंपली y मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको लेट 2 के पावर में x को अगर y मान ले, तब फिर बताओ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16। अब बोलोगे हाँ हाँ आ गया, तो बस अब इसको अब 2 खोलोगे तो क्या हो जाएगा, 16 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना जिससे 10 आ जाए, तो 8 और 2 -8 और -2 क्या होता है 10, और 8 गुना 2 16 होता है। यानी इसका रूट क्या हो जाएगा, एक 8 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा। बट यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, ये 8 और 2 क्या है, y के बराबर है। y हम लोगों ने क्या माना था, 2x के बराबर। तो अब आप समझ गए, यानी 2 के पावर में x, एक बार 2 से इक्वेट कर लो, और एक बार आपका 2 के पावर में x 2 के पावर में 3 के साथ इक्वेट कर लो, तो बेस सेम होगा, तो x का मान क्या आएगा, 3 के बराबर आएगा, और यहाँ पर x का मान क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। एक क्वेश्चन इसको जल्दी से देखो और ट्राई करो। यहां पर भी आपको क्या बोला, यदि x नॉट इक्वल टू वाई और z 0 के बराबर, मतलब z ग्रेटर देन 0, ये आपको एक कंडीशन दे रखा है, तो a का वह मान ज्ञात कीजिए जो कि a ग्रेटर देन 0 है, ताकि ये आपका रिलेशन होल्ड करे। बात समझे, ये आपको कंडीशन दे रखा है, आपसे पूछा है कि x का a का वैल्यू पूछा है, जिससे ये वाला इक्वेशन होल्ड हो रहा हो। बताओ अब क्या कर सकते हो, तो क्या कर सकते हैं, जो दिया है हमको वो करना है। अब आपको ये प्रीवियस उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से अगर देखोगे तो अब आपको यहाँ पर जैसे दिया है पहले वैसे तो करो, स्टेप तो बढ़ना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी होता है कि आप पहले क्वेश्चन को देखोगे और बता दोगे इसका आंसर क्या होगा। पहले जो चीज़ दिया है पहले उसको देखो, तो क्या दिया हुआ, यही तो दिया हुआ है ना मेरे को। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते सॉल्व के सिवा, सॉल्व करेंगे, खोलेंगे इसको भी उसी टाइप से। तो अब आप इसको भी हम डायरेक्ट में अगर इसको खोल रहा हूँ तो आपको पता है, देखो नेक्स्ट स्टेप में तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई प्लस 2xyz। ठीक है, मैं इसको यहाँ कर भी दिया हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई भी। फिर क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स, फिर क्या हो जाएगा आपका 2xyz। बोलो क्लियर है। यहाँ से ये वाला तो कट जाएगा, कटेगा ना भाई, तो बस इसको अब हटाओ, थोड़ा सा खत्म हो गया, ये भी अब बन चुका है। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा। काफ़ी लोग बस यही होता है, देख लेते क्वेश्चन, उनको लगता है बहुत हार्ड है, नहीं बनाएंगे। एक बार पेन चला के तो देखो, हो सकता है कि आपको एक ही बार में पता चल जाएगा हाँ ये क्या हो रहा है। उसी टाइप का तो क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई, यहाँ पर क्या वाई स्क्वायर एक्स और जेड स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन को जब मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ जब लेके आ रहा हूँ तो यहाँ से x और y मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x माइनस वाई। उसी तरीके से ये वाला पोर्शन को मैं राइट हैंड साइड में भेज दे रहा हूँ,
तो यहाँ से जेड स्क्वायर जब कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका वाई, सॉरी वाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स है ना, तो ये क्या आ जा रहा है मेरा एक्स माइनस वाई। बोलो क्लियर है। यहाँ से ये और ये भी कैंसिल हो गया। अब आपको समझ आ गया, यानी एक्स वाई किसके बराबर है, जेड के बराबर है। हमसे क्या पूछा था, हमसे तो सिर्फ पूछा था ए का मान बताओ, यानी और जो कि क्या था रिलेशन, एक्स बाई ए इक्वल टू ए बाई वाई। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर के मान। तो आपसे ए का मान पूछा था, तो ए का किसके बराबर होगा, आप ही मेरे को बता दो। तो ए जेड के बराबर होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन इसको देखो, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। अगर 4 वर्ष ए की आयु और 4 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 2 और 1 है, तो 4 वर्ष बाद ए की आयु, 4 वर्ष पहले बी की आयु का अंतर बताओ क्या होगा। अगर आप मेरे वीडियोस बहुत पहले से देख रहे होंगे तो एज में तो मैंने आपको एक ही तो कॉन्सेप्ट ही बताया कि एज का में क्या होता है, आपके साथ जो मेरा एज का डिफरेंस है वो कभी नहीं बदलता है, चाहे आप उसको 10 गुना करो, 15 गुना करो, चाहे 4 साल पहले जाओ, चाहे 4 साल बाद जाओ। यही तो कॉन्सेप्ट है जो एज में ख़त्म हो जाता है यहाँ पास। मगर जब यहाँ पर अगर बात करें, अगर किसी का कोई 4 साल पहले, किसी का 6 साल आगे, अगर तब जब रिलेशन बन रहा हो तो मैं क्या बताया हूँ, तब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो क्वेश्चन में बोलता गया है बस वो क्वेश्चन को आप उसी तरीके से करते जाओ। क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले ए का आयु, 4 वर्ष बी का आयु आगे का, उसका रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले ए और बी का वर्तमान दे रखा था, तो आप समझ गए 7x और ये 3x हो गया उन लोगों का प्रेजेंट एज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि एक का 4 साल बाद यानी 7x प्लस 4, अब बी का 4 वर्ष पहले ना, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैंने उल्टा कर दिया, तो ए का 4 वर्ष पहले तो 7x माइनस 4 और 3x प्लस 4, इसका रेशियो दे रखा था 2:1। अब आप इसको नहीं बना लोगे तो यहाँ से क्रॉस करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये 7x और ये 6x है, इधर आएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पर ध्यान देना, ये 4 है और 4 2 8 है, तो -4 वहाँ जाएगा तो ये 12 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 12। तो इसका मतलब आपको एज पता चल गया, 12 7 84 एक जन का एज है और 12 3 36 एक जन का एज है। हमको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में बोला है कि 4 वर्ष बाद ए का आयु, यानी 4 वर्ष ए का आयु यानी क्या हो जाएगा 88 साल हो जाएगा, और 4 वर्ष पहले बी का आयु यानी 4 वर्ष पहले इसका क्या आयु रहा होगा 32 साल रहा होगा। तो इनका डिफरेंस पूछा था, तो ये कितना हो जाएगा 56 साल, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला है, 5 वर्ष पहले ए और बी का उम्र का योग 58 वर्ष था। 8 वर्ष पहले बी का उम्र तथा 8 वर्ष बाद ए का उम्र के बीच का अंतर 16 वर्ष है, तो ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात बताओ क्या होगा। तो फिर से उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में बोला गया बस वो करो। यहाँ पर अब देखो क्या बोला, 5 वर्ष पहले ए और बी का उम्र का योग कितना है 58, यानी अगर मैं प्रेजेंट में बात करूँ ए और बी का प्रेजेंट में क्या होगा एज, और ए और बी का जो प्रेजेंट में योग होगा वो क्या होगा 58 वर्ष, या 5 वर्ष पहले था, यानी प्रेजेंट में बात करो तो दोनों का 5-5 साल बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक सभी को। ये पहला हिंट तो आपको यहाँ पर मिल गया। दूसरा हिंट्स में क्या बोला है, 8 वर्ष पहले बी का उम्र तथा 8 वर्ष बाद ए का उम्र के बीच का अंतर 16 वर्ष है। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो जैसा बोला गया वैसा करते हैं। ठीक है, ए और बी का एज का सम कितना है 68 है, तो मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, तो ए का एज को मैं ए ही मान रहा हूँ, बी का एज को मैं बी ही मान रहा हूँ, तभी ए प्लस बी 68 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 वर्ष पहले बी का एज यानी बी माइनस 8, फिर 8 वर्ष ए का उम्र मतलब 8 वर्ष बाद, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 8। इन दोनों का ही डिफरेंस क्या दे रखा है 16 साल दे रखा है। तो इसको आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा b माइनस 8 माइनस ए माइनस प्लस माइनस ये 16 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो ना, ये क्या निकल के आ गया b माइनस ए, और ये माइनस माइनस 16 और ये वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 32 हो गया। यानी अब आप बताओ 2 कंडीशन तो आपके पास निकल के आ गया कि नहीं निकल आ गया। अब यहाँ करना क्या है, ये वाला दूसरा कंडीशन आया था और ये पहला कंडीशन तो था ही आपके पास, a प्लस बी बोलो या b प्लस ए बोलो 68 ही है। तो यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे, अब देखो ना दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो a कटेगा, यानी 2b का मान कितना आएगा तो 100 आएगा। तो यानी b का मान कितना है 50। जब b का एज अगर 50 होगा तो a का मतलब क्या होगा 18।
बात समझ रहे हो, क्योंकि दोनों का तो 68 था ना, तो हमसे दोनों का रेशियो पूछा है, तो ए और बी का रेशियो पूछा है। अगर बी और ए का पूछे तो ये सब भी ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ए का कितना है 18 और ये कितना हो जाएगा 50, तो इसको एक सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 और 25। तो जिनका भी आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर 3 वो करेक्ट है। बोलो क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, प्रोडक्ट पूछा था एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी तीनों संख्या का एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो और प्रोडक्ट आपको बताना है, यानी गुणनखंड। तो पहले अगर हम एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, ठीक है, महत्तम संप्रवर्तक। और एलसीएम निकाले तो क्या हो जाएगा 4 तो हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ से हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, 7 5 35 और 35 गुना 4 ये कितना हो जाएगा 140। ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 560। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो फटाक से। एम और एन का मान दे रखा है, आपसे इतना का वैल्यू पूछा है, तो इतना का वैल्यू देखो और यहाँ पर देखो एम और एन का वैल्यू दे रखा है। तो बनाने से पहले कुछ लोग क्या करते हैं एम का स्क्वायर करेंगे, ये फिर उतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे। आप देखो ध्यान से, ये क्या एक द्विघात समीकरण है, तो ये दिख रहा है 5m और प्लस में ही दिख रहा है, यानी 4n का होल स्क्वायर है, ये कुछ नहीं सिर्फ ये है। अब यहाँ से सॉल्व करो, तो m का मान कितना था -9, तो 9 5 -45 प्लस n का मान कितना है 13 और 13 चौके 52। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंदर में 7 आएगा और 7 का ही स्क्वायर किया जाएगा 49। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ये आपको दे रखा था, आपको इसको फ्रैक्शन में p/q के फॉर्म में लिखना था, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूरा ट्रेंडिंग में था, हर टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था फ्रैक्शन में। तो फिलहाल ये तो क्वेश्चन क्या था 0.3 और 35, ये बार किसके ऊपर है 35, यानी ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम लोग कैसे करते हैं इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो डिनोमिनेटर यानी हर में क्या करते हैं, जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतना 9 लगाते हैं और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं होता उतना 0 लगाते हैं। अब न्यूमिनेटर यानी अंश में क्या करते हैं, तो जो भी नंबर था 335 इसमें क्या माइनस करेंगे, तो जो नंबर के ऊपर बार नहीं था यानी 3 माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 332। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है सभी को। चलो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको देखो। जॉनी किसी बैंक के साधारण ब्याज पर 7,000 का ऋण लेता है, 3 वर्ष बाद वह बैंक को 4,000 का भुगतान करता है। यह राशि पूर्णतः उधार लिए गए मूलधन के आंशिक पूर्ण भुगतान के रूप में समायोजित की जाती है। ऋण लिए जाने की तिथि से 5 वर्ष की समाप्ति पर वो खाते का निपटान करने के लिए बैंक को 4,350 का भुगतान करता है। तो ब्याज का दर बताओ क्या होगा। पहले आप लोग क्वेश्चन समझो, क्योंकि क्वेश्चन समझोगे नहीं तो बना नहीं पाओगे। क्वेश्चन सिंपली बोला है कि कोई एक आदमी है जॉनी जिसका नाम है, वो बैंक से 7,000 रुपए का ऋण लेता है यानी लोन लेता है, 3 वर्ष के बाद 4,000 का भुगतान करता है, यानी 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर। अब क्या हुआ, मतलब जो बचा अमाउंट का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, फिर से आगे का 2 साल के बाद यानी 5 साल के बाद वो बकाया पैसा 4,350 रुपये फिर से जमा करता है, जिससे उसका पूरा क्लियर हो जाता है भुगतान। हमसे सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताओ ब्याज का दर क्या था। आप जानते हो एसआई और सीआई में एक ही चीज़ का तो डिफरेंस होता है, वो क्या होता है सीआई में क्या, एसआई में क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, सुन के ही नाम लगता है साधारण ब्याज, सिर्फ प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट चलता है। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट चलता है। पहला साल तो दोनों का सेम होता है इंटरेस्ट, मगर दूसरे साल से क्या होता है इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो। यहाँ पर अगर बात करें ये साधारण ब्याज था, ठीक है, साधारण ब्याज, मैं बार बार बोल रहा हूँ साधारण ब्याज। तो आप समझ गए 7,000 रुपये पर ही इंटरेस्ट चल रहा था, 3 वर्ष के बाद 4,000 का भुगतान करता है। तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्स है। मैं कई बार बताया हूं कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम लोग काम करते हैं जनरली। अगर ये एक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 3 साल के लिए कितना लगा होगा 3x%, यही तो ब्याज लगा होगा ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि 7,000 का 3x% लगा होगा, यानी इतना ब्याज लगा होगा। कितना लगा होगा 70 गुना 3x, ये हो जाएगा 210x। बोलो क्लियर है सभी को। यानी ये इतना ब्याज लगा होगा 3 साल के लिए, बस
हो तो गया यार, ये तो समझने का ही तो चीज़ है ना। तो इसको मैं हटा दिया, यानी 210 क्या हो जाएगा ब्याज। अब 4,000 रुपये जब वो पे कर देगा तो बचेगा कितना, फिर से 3,000 बचेगा। फिर से आगे का 2 साल के लिए बात करें तो 2 साल के लिए x% से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तो क्या होगा 2x। तो इसी का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 गुना 2 यानी 60x। बात समझे, यानी ये कितना हो जाएगा मेरा, टोटल हो जाएगा 270x। अब बताओ ये किसके बराबर होगा, तो आप ही देखो 7,000 का अमाउंट लिया गया था, जबकि वो एक बार 4,000 दिया, लास्ट में दिया 4,350, यानी 8,350 रुपये वो दिया है, यानी टोटल ब्याज कितना दिया है 1,350 रुपये। तो ये इसी के बराबर होगा ना। तो इससे काटेंगे तो कितने बार में, 5 बार में, तो 5 बार समझे, यानी 5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब बताओ इससे सिंपल क्या होगा, ये तो इतना स्टेप कर रहा हूं ताकि चीजें सभी लोगों को समझ आए। क्लियर है सभी को यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, सोनी और मैरी किसी पेंटिंग को क्रमशः 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकता है। मैरी से शुरू करके वो एक एक दिन छोड़कर उस पेंटिंग पर कार्य करती है, वो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में उस पेंटिंग को पूरा कर लेगी बताओ। तो अल्टरनेट डे वाला कॉन्सेप्ट है, जैसा बोला गया बस करते चलो क्वेश्चन। तो ये हो गया एस फॉर सोनी, एम फॉर मैरी। टोटल वर्क अगर हम 12 मान ले, 12 यूनिट काम, तो इसका मतलब ये 3 यूनिट काम करेगी, ये 2 यूनिट काम करेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो पहले क्वेश्चन में स्टार्ट कौन कर रहा है, क्योंकि यहीं पर हर बार क्वेश्चन में ट्विस्ट आपको देखने को मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैरी स्टार्ट कर रही है, तो 2 यूनिट काम करेगी मैरी पहला दिन में, फिर उसके बाद दूसरा दिन आएगी सोनी जो काम करेगी 3 यूनिट। क्लियर। तो 2 दिन में आपका कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट का काम हो रहा है। हमको टोटल 12 यूनिट काम करना है, यानी 12 यूनिट काम करना है ना। तो अब देखो यहाँ पर 12 यूनिट काम करना है, तो इसका मतलब 5 यूनिट काम हो चुका है, तो 2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 10 यूनिट। यहीं पर काफ़ी लोग गलती करते हैं। तो 2 का जब हम गुना किए तो 10 यूनिट काम, यानी 2 का गुना यहाँ भी हो रहा है, यानी आप समझे 4 दिन में 10 यूनिट काम खत्म हो चुका है। फिर से बोल रहा हूँ 4 दिन में 10 यूनिट काम खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट डे कौन आएगा, क्योंकि अभी भी 12 यूनिट काम करना है, यानी अभी आगे का और 2 यूनिट काम करना है। यही चीज़ मैं बोला था, शुरू में ही मैरी अगर काम स्टार्ट की है तो खत्म आपका सोनी पे हुआ होगा, यानी फिर से कौन काम करेगा, मैरी काम करेगी। तो अब मैरी तो 2 यूनिट काम करती है, तो 10 यूनिट काम हो चुका था, 2 यूनिट और काम करेगी तो काम खत्म हो जाएगा, यानी 4 दिन तो हो गया, 1 दिन आपका फिर से मैरी करेगी, तो टोटल 5 दिन लगेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें सभी लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पास करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो मैंने क्यों बोला था कि यहाँ पर काम शुरुआत होता है मैरी से, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर मैरी के द्वारा ही काम खत्म हो रहा था, पेयर में काम खत्म नहीं हो रहा था। तो कुछ लोग क्या करते हैं 5 यूनिट को डायरेक्ट 12 बनाने का कोशिश करते हैं। 5 यूनिट को डायरेक्ट 12 बनाने मतलब ऐसा कौन सा नंबर से गुना करे जिससे 12 हो जाए, फिर यहाँ पर भी एलएचएस में भी कर देते हैं और टोटल दिन बता देते हैं। नहीं, वैसे नहीं होता। मैंने बताया, अगर आपने टाइम एंड वर्क वीडियो देखे होंगे तो इस चीज़ का ध्यान देना होता है। जहाँ पेयर में काम खत्म होता है तो ठीक है, यहाँ तो पेयर में काम खत्म हो ही नहीं रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैरी के द्वारा ही काम खत्म भी हो रहा था, तो फिलहाल इसलिए इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। चलो एक क्वेश्चन ये, इसको देखो, प्रेक्षणों का एक निश्चय संख्या का मध्यिका दे रखा, मध्य दे रखा है, तो बहुलक आपसे पूछा है। यानी कोई एक डेटा है, ठीक है, जिसका आपको मीडियन दे रखा है और मीन दे रखा है, और आपसे मोड पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन होता है मोड इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो बस इसी फॉर्मूला में पुट करके बना देंगे। तो मोड ही पूछा था, बहुलक पूछा, तो 3 मीडियन, मीडियन मतलब मध्यिका, यानी 55 का गुना होगा और 2 गुना 58, तो ये हो जाएगा 165 माइनस 116, तो क्या हो जाएगा 116, यानी 49 बचेगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाक से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड वो सही है। क्यों? क्योंकि आप इसको बनाने से पहले देखो पहले ये क्या है, ये आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये है क्या। 3a इंटू बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये मैंने आपके लिए लिख भी दिया। अब तो समझो ये क्या है, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, तो a माइनस बी का होल क्यूब का ही फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है।
तो आप समझे ए का मतलब क्या है 3.7, अब बी का मतलब क्या है 3, तो 3 जब आपका यहाँ से ये क्या है 3, तो 3 माइनस हो जाएगा, 3.7 से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा आपके पास, सॉरी 3 क्यों माइनस होगा, 0.7, माफ़ी चाहूँगा, देखो 0.7 माइनस होगा तो क्या बचेगा आपके पास 3 बचेगा, तो 3 का ही स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपने अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर रखा है ना तो आपको तो देख के बताओगे कि क्यूब होगा। अब क्यूब ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, क्यूब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड ही दिख रहा, डायरेक्ट बना के आगे निकलोगे। चलो एक क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में कौन सा संख्या 33 से पूर्ण विभाज्य है, यानी कौन सा नंबर इसमें से जो 33 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आपको बता चुका हूं अगर ये नंबर 33 से डिविजिबल है तो इसके हर एक फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, यानी इसमें एक नंबर 3 दिख रहा है और एक नंबर 11 दिख रहा है। अब दोनों का डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लो कौन सा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है या फिर 11 से हो रहा है, जिससे आप बता दोगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो, जो भी नंबर का सम 3 से डिविजिबल हो जाए वो नंबर यानी 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ देखेंगे चेक करेंगे 5 2 7 और 8 7 15, यानी ये तो ठीक अभी चल रहा है। 9 और 9, ये 9 और 9 ऐसे भी काट सकते हैं, 9 9 सिंगल भी चेक कर सकते हो, 7 6 13, ये तो कभी इसका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है 7 और 2 9 हटा दो, 5 3 8, ये भी नहीं होगा इसका आंसर कभी। 7 और 2 9 यानी पेयर बन गया 4 4 8 और 1 9, यानी यही दो उसमें से कोई ऑप्शन होगा, ये या तो ये। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, तो ये सब पता रहेगा तभी बना पाओगे। तो इसको चेक करेंगे तो 4 2 6, क्योंकि आपको पता है ऑड प्लेस पर और इवन प्लेस का डिफरेंस चेक करते हैं हम लोग, ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम, यानी विषम संख्या के जगह का सम और सम संख्या के जगह का सम का डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ देखो 2 और 4 6 और 6 और 1 7, और यहाँ 7 और 4 11, तो इन दोनों का अंतर क्या है 4 आ रहा है। तो हम लोग का क्या होना चाहिए अंतर, या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल, यानी ये तो इसका आंसर होगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि यहाँ से चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और ये 8 5 13, तो 13 और 2 का अंतर कितना है 11, तो देखो 11 11 से डिविजिबल है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन को समझ लो हिंदी में जिनको प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वेश्चन जो मैंने देखा वो ये क्वेश्चन इंग्लिश में था, इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश में दिया है। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, यानी द्विघात समीकरण दे रखा है, आपसे इसका नेचर पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है इसका, ये किस टाइप का प्रकृति का है ये द्विघात समीकरण। अब आपने डिस्क्रिमिनांट पढ़ा था अगर 10 क्लास का एनसीईआरटी में, तो आपको पता होगा डिस्क्रिमिनांट से हम लोग नेचर बताते हैं। किसी का भी द्विघात समीकरण का नेचर हम लोग कैसे कैसे पता लगाते हैं, उसका डिस्क्रिमिनांट से पता चलाते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ इस वाले क्वेश्चन में, ये x² प्लस 4√3 x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो डिस्क्रिमिनांट जब हम लोग चेक करेंगे तो d का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac, आप जानते हो। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं डिस्क्रिमिनांट, ये 3 कंडीशन होता है जो कि मैं लिख देता हूँ। जब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू हम लोग का रियल होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है, इसको मैं हटा के लिख देता हूँ। ठीक है, जब d ग्रेटर देन 0 हो तो क्या हम लोग बोलते हैं कि जो नेचर होगा वो रियल होगा, यानी वास्तविक तो होगा मगर बराबर नहीं होगा, अनइक्वल होगा। फिर उसी तरीके से जब d का वैल्यू 0 के बराबर हो तो रियल तो होगा यानी वास्तविक तो होगा, मगर यहाँ पर इक्वल होता है, क्योंकि एक ही केस में d जब 0 होगा तभी मेरा रूट क्या होता है, मूल इक्वल होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट कंडीशन हो गया लास्ट, जो कि जब d लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, रियल नहीं होता है। उस समय क्या होता है, वहां पर हम लोग का ये इमेजिनरी होता है, तो ये रियल नहीं होता है। और फिर इक्वल तो होता नहीं है यानी अनइक्वल होता है, ये हो जाता है अनइक्वल, यानी इमेजिनरी रूट तो होगा साथ ही अनइक्वल भी होगा। ये क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करेंगे ये जो इमेजिनरी भी होगा, तो यहाँ पर अब यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन देखोगे तो रैशनल और इरेशनल, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये मेरे को रियल पता चलता है, अब रियल तो परिमेय और अपरिमेय भी है, तो यहाँ पर अगर बात करें रियल तो मेरा परिमेय और अपरिमेय भी है, तो यहाँ पास आपको एक छोटा सा चीज का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन दे रखा है ना, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर बोल देंगे रैशनल और अनइक्वल भी होगा, क्यों, क्योंकि उनको एक चीज पता है कि जब डिस्क्रिमिनांट जब एक परफेक्ट स्क्वायर होता है तो एक रैशनल वैल्यू देता है,
ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, मगर ये ज़रूरी नहीं है। ये कुछ कुछ केसेस में अगर आप मेरा वीडियोस देखे होंगे तो मैंने ये वाला जब ग्रुप डी के एग्जाम चल रहा था तभी मैंने एनालिसिस में एक वीडियो बना के बताया था आपको। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो देखो, हमेशा ये जरूरी नहीं हो कि जब डिस्क्रिमिनांट एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो वहाँ पास रेशनल ही हो। ठीक है, समटाइम्स ये गलत होता है। और कौन से केसेस में गलत होता है? तो जो केसेस में ये आपको पता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, आपको यहाँ पर देखना होता है बी और सी। जब आप यहाँ पर देखोगे ना, जब एक यहाँ पर कोई एक इरेशनल वैल्यू हो, यानी यहाँ पर एक जब अपरिमेय संख्या हो, तब तो जरूर वो जरूरी नहीं है कि वो रेशनल ही हो। तो यहाँ पर भी देखो, ये एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब अब जरूरी नहीं है कि ये रेशनल ही हो। तो यहाँ पर उसी तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप यहाँ पर अगर चेक करोगे ना, बी स्क्वायर का मान यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 3 48, यानी 48 माइनस 4 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या? 1, तो 4 गुना 1 गुना सी 3, तो क्या आ गया? तो 38, 48 गुना 12, ये आ गया 36। तो इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है जो कि यहाँ पास रेशनल नहीं होगा। ठीक है, मैंने अभी बताया, क्योंकि ये बी और सी को भी देखते हैं हम लोग साथ ही साथ। तो बी और सी तो एक इरेशनल नंबर आ गया ना, और इरेशनल नंबर के साथ यानी अपरिमेय संख्या के साथ जो भी नंबर टकराता है वो क्या हो जाता है? अपरिमेय बन जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें तो उसी के लिए अगर यहाँ पर अब जब मूल आप निकालोगे ना तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा। तो मूल कैसे निकालेंगे? तो ये भी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस डी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इसलिए इसको चेक करना। तो माइनस बी यहाँ पर क्या था? यहाँ पर माइनस बी की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा -4√3, और ये प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट जब निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये 2 और 2 का मान, ए का मान तो यही है। तो x का 2 वैल्यू अब आपका इस टाइप से आएगा। अब आप अगर 2 कॉमन ले लोगे तो आप ध्यान से देखो, जब 2 कॉमन ले लोगे तो क्या क्या रूट आएगा? एक -2√3 प्लस 3 और एक आएगा -2√3 माइनस √3। तो आप ही बताओ ये क्या है? ये एक टाइप का अपरिमेय संख्या है ना, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? पूरा एक एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि यहाँ पर किसी को भी कोई डाउट ना हो, वरना मैं चाहता तो डायरेक्ट ही आपको बोलता कि देखो आप रूट निकाल लो, पता चल जाएगा आपको। अनइक्वल तो होगा ही होगा, ये जब डिस्क्रिमिनेंट ही देख के पता चल गया ग्रेटर है तो फिर इक्वल का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। यानी इसी पे कंफ्यूज होगा, या तो 1 या तो डी। बट जो ये चीज़ होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट जब एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो वहाँ पर होता है रेशनल। बट केसेस आपको पता होना चाहिए कि बी और सी को भी देखना होता है कि वो क्या वो दोनों इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होगा तो फिर श्योर शॉर्ट ही आपका क्या होगा? रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अब सभी लोगों को समझ आ चुका होगा। एक क्वेश्चन इसको जल्दी से बनाओ। देखो मेरा तो एक ही मोटो है, समय लगे तो लगे मगर कोई किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए और बी से चलना शुरू करती है और क्रमश 85 किलोमीटर 105 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वो एक दूसरे से मिलती है तो ये पाया जाता है कि बी से चली रेलगाड़ी ने एक से चली रेलगाड़ी की तुलना में 200 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है। तो ए और बी के बीच का दूरी बताओ क्या होगा? क्वेश्चन सभी लोग समझ गए? ए और बी से 2 रेलगाड़ी चल रहा है, यहाँ से भी चला है और यहाँ से भी चला है। दोनों का स्पीड बता दिया गया 85 किलोमीटर और 105 किलोमीटर। बोल रहा है कि जब दोनों दूसरे की ओर चलता है तो एक पॉइंट पर वो लोग मिलता है। जब मिलता है दोनों ट्रेन तो पता क्या चलता है कि जो तेजी से जो ट्रेन चल रहा था ना, वो 200 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया है। जो तेजी से ट्रेन चला है, कॉमन सेंस की बात है, जो तेजी से चलेगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यही आपको हिंट में क्या बता दिया, जब वो मिलने के बाद पता चलता है जो तेजी से चला ट्रेन था ना, वो 200 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि बताओ दोनों के बीच का दूरी क्या होगा। यही तो क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो आपको तो खुद ही पता चल जाएगा कि देखो 105 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा था ये ट्रेन और ये चल रहा था 85 किलोमीटर के स्पीड से। तो दोनों के बीच में डिफरेंस दिख कितना रहा है स्पीड का? दोनों के बीच में डिफरेंस का स्पीड कितना है? तो आप बोलोगे भैया 20 किलोमीटर का अंतर है। तो बस जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा यानी जो अंतर आपको पता चल गया कि 1 घंटा में ये लोगों का बीच में अंतर कितना आएगा? 20 किलोमीटर का आएगा। तो इसका मतलब ये 200 किलोमीटर का अंतर आने में कितना समय लगा होगा? तो 10 घंटा ही लगा होगा ना, तभी तो 200 किलोमीटर का अंतर हो गया। तो अब आप समझे
यानी 200 किलोमीटर का अंतर आने के लिए 10 घंटा का समय लगा है, तब आप डिस्टेंस नहीं बता दोगे? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम आपके पास पता चल गया कि दोनों ट्रेन चला है 10 घंटा, तो आप डिस्टेंस निकाल के दे दो, उनके पास फेंक दो। यानी 885 गुना 10 और यहाँ 105 गुना 10। तो आप जैसे चाहो तैसे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 190 गुना 10, यानी टोटल डिस्टेंस था 1900 किलोमीटर का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अब यहां पर भी क्वेश्चन में क्या बोला है? द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। अब देखो ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो इसका मतलब ये नहीं है मैंने खुद से रखा है। ये सारे क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर होते हैं। मैं आपको हल्का से बता देता हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है नहीं पता होगा। ये होता क्या, जनरली जब आप एग्जाम में पेपर सॉल्व करते हो ना, उस वक्त जो क्वेश्चन को आप इंग्लिश कर देते हो ना, तो वो क्वेश्चन फिर आपका इंग्लिश में ही आता है। तो समझ रहे हो, ये जो कुछ 3 4 5 क्वेश्चन जो इस सेट पेपर में जो थे ना, वो क्वेश्चन इंग्लिश में थे। इसका मतलब ये पेपर जिसने भी सॉल्व किया था उस वक्त ये क्वेश्चन को इंग्लिश में सॉल्व किया था। बात समझ गए? तो इस तरीके से होता है। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई एक घन है जिसका भुजा 50% जब बढ़ा दे तो सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आएगा, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या चेंजेस आएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? सरफेस एरिया पूछा है, ध्यान से देखना, वॉल्यूम नहीं पूछा है। तो यहाँ पर आप नेट चेंजेस वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 लगा सकते हो। वॉल्यूम नहीं पूछा मेरे से यहाँ पर। अब वरना नहीं समझ आ रहा है तो इंक्रीज हुआ 50% का, 50% बोले तो 1/2, यानी अगर पहले भुजा 2 था तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी 3 हो गया। हमसे बोला सरफेस एरिया में क्या चेंजेस हुआ, फॉर्मूला क्या था? 6a²। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 4 और 6 × 24, यानी सरफेस एरिया पहले 24 था और अब 9 9 6 54, यानी कितना का इंक्रीमेंट दिख रहा? 30 का इंक्रीमेंट दिख रहा। मैं हटा रहा हूँ ये सबको, यानी 30 का बढ़ोतरी हो रहा आउट ऑफ 24। सॉल्व करो तो 6 से काटेंगे 5 बार में, 6 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटो तो हाँ 25 बार में, 25 गुना 5 125% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? आप नेट चेंजेस से भी बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 50 इंटू 50/100, तो यहाँ से भी वही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अब इसको देखो, ये भी क्वेश्चन इंग्लिश में है, समझा देता हूँ। यहाँ पर बोला राजू एज आफ्टर 30 ईयर विल बी 2 times हिज एज 4 year ago, द प्रेजेंट एज ऑफ राजू। तो इस वाले शिफ्ट में काफी एज के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिलहाल क्वेश्चन समझो। राजू का एज 30 साल के बाद, क्या बोला? राजू का एज 30 साल के बाद दोगुना होगा उसके 4 साल पहले का एज से। समझे? यानी राजू का एज क्या बोला है? दोगुना होगा। किससे? अपने ही एज के 4 साल पहले से। यानी राजू का एज अगर मैं x मान लूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, मैं खुद से जैसा क्वेश्चन बोला गया बस वैसा करो। तो राजू का एज अगर x है तो 30 साल के बाद यानी प्लस 30, 4 साल पहले, इन्हीं का बीच का तो रेशियो दे रखा था 2, दोगुना हो गया था, यानी 2:1 का रेशियो है। तो सॉल्व करो तो ये क्या हो जा रहा? तो ये x वहाँ चला जाएगा तो x आ जाएगा और ये -8 वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 38, यानी x का मान आ गया 38। हमसे क्या पूछा था? प्रेजेंट एज ही पूछा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर सभी को? चलो अब यहाँ पर क्या बोला है? 100 सेबों का कुल मूल्य 700 है, इन्हें 96 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचा गया तो प्रतिशत लाभ बताओ क्या होगा। अब सिंपली क्या बोला? 100 एप्पल को बेचा जा रहा है 700 रुपये में, और 700 रुपये क्रय मूल्य है और उसको 96 रुपये प्रति दर्जन के अगर दर से बेचा गया तो प्रतिशत लाभ पूछा है। अब मैं आपको बता चुका हूँ, आप चाहो तो पूरा लेकर प्रॉफिट कैलकुलेट करो, चाहे तो आप एक एप्पल पे कैलकुलेट करो, फर्क आपको कुछ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक ही टाइप से बेचा गया। ऐसा नहीं किया गया कि आधे को कुछ अलग प्रॉफिट बेचा गया और आधे को कुछ अलग प्रॉफिट बेचा गया। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए तो भाई सीधा सीधा दिखता है कि एक ही एप्पल पे आप काउंट कर सकते हो। तो अब देखो 100 सेब का मूल्य अगर 700 रुपये है तो आप ही मेरे को बताओ एक एप्पल का कीमत कितना हो जाएगा? 7 रुपये हो जाएगा। समझ आ रहा? अब 96 रुपये दर्जन बेचा गया था, यानी 96 रुपये दर्जन बेचा गया था और एक दर्जन में कितना होता है? 12। तो इसका मतलब बेचा एक एप्पल का कीमत कितना होगा सेलिंग प्राइस में? तो 8 रुपये, यानी 7 का सामान 8 रुपये में बिक रहा है। बस यही तो चीज़ था आपका, 7 का सामान 8 में बिक रहा है, यानी प्रॉफिट तो 7 पे काउंट करेंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100/7, यानी क्या? 14, 2 सही 7%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
चलो एक क्वेश्चन ये है, एक चतुर्भुज के 3 कोण का माप दे रखा है तो इसके चौथे कोण का मान बताओ क्या होगा। तो कोई भी अगर चतुर्भुज है तो उसका सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है, 360 के बराबर होता है, जानते हो ना। तो बस 3 एंगल को जोड़ दो तो 125 और 55, ये क्या था, क्या हो जाएगा 180 और 110, यानी ये तो +70, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये सिंप्लीफाई जल्दी से सॉल्व करो, ध्यान देना, बार है तो बार है तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे। 6 से 4 जाएगा 2, तो 6 - 2 क्या हो जाएगा 4, 4 - 4, ध्यान से देखो 4 - 4 तो खत्म हो गया, तो ये 3 हो गया, तो 40 में से 3 जाएगा 37, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलो एक क्वेश्चन डीआई का है, डेटा इंटरप्रिटेशन का है, तो एक बार अपना मोबाइल फुल स्क्रीन में कर लेना ताकि आपको दिखेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जैसा था वही दिखा रहा हूँ पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन। पहले समझते क्या लिखा दिया हुआ डीआई में, निम्नलिखित बार ग्राफ 6 अलग अलग संस्थानों का कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या को दर्शा रहा। अच्छा, कोई ये जो आपको दे रखा है ना, तो ये आपको दे रखा अलग अलग संस्थान है, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट है जिसमें कितने कितने लोग पास हुए हैं, यही आपको बताया है क्लास 12 का। समझ गए। क्वेश्चन में क्या पूछा, मेरा क्वेश्चन में फोकस होना चाहिए। क्या बोला, संस्थान UTP और Q से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या संस्थान S और R से उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना अधिक है बताओ। अच्छा, कितना ज़्यादा है, तो चलो जोड़ लेते हैं। क्या कौन कौन सा है, U, तो U हो गया, T हो गया और P और Q हो गया, यानी ये चारों संस्थान को पहले जोड़ लेते हैं। तो 90 और 70 160, और यहाँ पर हो गया 220, तो ये कितना आ गया मेरा 380 आ गया, ये चारों संस्थान से। और S और R संस्थान से कितना उत्तीर्ण हुए हैं, तो S और R से हुए हैं 85 और 60, यानी 145। तो कितना ज़्यादा है, 10 से 5 जाएगा 5, 7 से 4 जाएगा 3, 3 से जाएगा 2, यानी 235 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला गया है, अ हॉलो सिलेंडर यानी ऊंचाई h वाले एक खोखले बेलन का आधार का आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दे रखा है, रूप में दी गई है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताओ क्या होगा, यानी रेशियो पूछा। अब ये हॉलो सिलेंडर है, अब हॉलो सिलेंडर का आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जब ये यानी खोखला है, ये खोखला है, ठीक है, समझ लो इस तरीका से होगा। तो आपको पता है, देखो अगर ये खोखला है तो अब आप ही मेरे को बताओ, अगर खोखला है तो किसका किसका पूछा है मेरे से, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का पूछ रहा है अनुपात। तो यहाँ पास अगर मैं पहले सबसे पहले अगर कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, सॉलिड का तो होता है 2πr, यही होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, हटा रहा हूँ, तो 2πr, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R। बात समझ गए, 2πr, अच्छा h भी होता है ना, ये कहाँ चला गया, ठीक है, 2πr क्योंकि बेस का मल्टीप्लाई हाइट से होता है, तो मेरे को क्या मिलता है, कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल मिलता है। तो ये हो गया खोखला बेलन का क्या हो गया, पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम निकाले तो इसका क्या होगा, तो इसका भी क्या होता है, वॉल्यूम की अगर बात करें, मतलब सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया, तो ये तो होगा ही 2πr प्लस कैपिटल R, h तो होगा ही, प्लस साथ में क्या होगा, दोनों ऊपर का और नीचे का एरिया भी ऐड होगा, यानी क्या होगा 2πr कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। बोलो क्लियर है सभी को यहाँ तक। क्योंकि ध्यान से देखो, यह ध्यान से देखो, ऊपर का नीचे का जो खोखला होगा उसका हमको क्या करना, दोनों का जोड़ना है। तो चूंकि आपको पता है खोखला को जोड़ना है, तो यानी एक्सटर्नल रेडियस में से स्मॉल रेडियस का भी एरिया माइनस होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमको हॉलो का पूछा है। बात समझ रहे हो। तो बस अब यहाँ पर देखो, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको आप थोड़ा सॉल्व करो, आपको समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसको जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना, इसको मैं अगर यहाँ थोड़ा सा देखो तो इसमें से देखो 2π कॉमन ले रहे हैं, और ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है ना। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ से जब आप 2π अगर कॉमन ले रहे हैं, साथ ही साथ कैपिटल R माइनस स्मॉल r भी अगर हम जब कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा क्या आपका, ध्यान से देखना।
तो ये एगो एच बचेगा, एच, और प्लस में है ये क्या हो जाएगा, प्लस में कैपिटल आर माइनस आर। बोलो समझ आया? यानी इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते थे, बस हो तो गया। अब आप समझ आया, अब तक को समझ आ ही गया होगा इसका आंसर क्या होने जा रहा है। एक चीज़ का गलती हो गया, क्या 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 गलती हुआ, क्योंकि कॉमन हम लोगों ने प्लस लिया था, ठीक है, यहाँ पर गलती मैंने लिख दिया मिस्टेक से, प्लस आर। तो अब देखो, अब रेशियो निकालना है, तो ये 2 पाई आर प्लस आर खत्म हो जाएगा इसके साथ, यानी आंसर क्या होगा, एच, और यहाँ पर एच प्लस आर माइनस आर। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बोलो क्लियर है सभी को? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर करना था, ठीक है। चलिए हटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से देखो। यहाँ पर बोला यदि एक चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री का है और इसके शेष तीनों कोण एक दूसरे के माप के बराबर है, तो तीनों शेष कोणों में से प्रत्येक का माप बताओ क्या होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंग्लिश में ही था, हालांकि इसको मैंने हिंदी में बस टाइप कर दिया। तो फिलहाल क्वेश्चन समझ गए कि कोई फिर से क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक कोण आपको बता रखा है कितना, 120 डिग्री का, और तीनों बोला है कि आपस में बराबर है। तो आपको पता है चारों डिग्री का एंगल का सम कितना, 360। 360 में अगर 120 हम हटा दे तो कितना बचेगा, 240। तो यही तीनों बराबर बराबर है, यानी x x x x 3x, यानी 3 से भाग दे दो, यानी एक कोण का माप 80 डिग्री होगा, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको जल्दी से बताओ। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 6 घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 4 घंटा यात्रा करता है, तो इन 10 घंटों में के दौरान रेलगाड़ी का औसत गति बताओ क्या होगा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, तो चलो टोटल डिस्टेंस पहले निकाल देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगर 6 घंटा चलेगा तो कितना होगा, 180, प्लस 4 घंटा 45 के स्पीड से चलेगा तो कितना होगा, तो ये भी 180। तो यहाँ सॉरी 45, हाँ ठीक है, 45 और 4 180 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 360 बटा 10 घंटा का समय लग रहा है, यानी औसत गति क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक DI है, जल्दी से देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शो द रेशियो ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2005 to 2011। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। सिंपली क्या बोला, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को दर्शाया गया है 5 सालों का, कोई किसी कंपनी का कितना निर्यात हो रहा है। ठीक है, 2005 से लेकर 2011 तक का निर्यात को दर्शाया गया है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन क्या और आता है, क्या बोला, इफ द इम्पोर्ट ऑफ अ कंपनी इन 2009 वेयर 420 करोड़, तो हाउ मच वेयर द एक्सपोर्ट। यानी क्या बोल रहा है कि अगर, अब समझना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि यदि इंपोर्ट हो रहा है कंपनी का 2009 में कितना, 420 करोड़ का, तो आपसे बोल रहा है कि एक्सपोर्ट, यानी इसको एक्सपोर्ट यानी निर्यात कितना किया गया, ये आयात किया गया था अगर 2009 में 420 करोड़ का। तो अब आपको मैं बता रहा हूं, ये रेशियो दे रखा है, ठीक है, किसका दे रखा है, ये जो ग्राफ दे रखा है ना, यहां पर लिखा हुआ रेशियो दे रखा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, आयात और निर्यात का रेशियो दे रखा है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं, 2009 की अगर आप और देखोगे ना, तो 2009 में कौन सा है, 2009 का कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, कितना, 1.4। मैं कहना क्या चाहता हूं, आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो कितना दे रखा है, 1:4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को आयात दे रखा था 420 करोड़ के बराबर, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, 420 करोड़। तो हमको एक्सपोर्ट ही तो पूछा है, तो ई को वहां ले जाओ, 4 को यहां ले आओ, यानी 420 बटा 1.4, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 और चपकाना पड़ेगा, तो 14 से काटेंगे 3 बार में, यानी 300 करोड़ का निर्यात किया गया, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सभी को? क्योंकि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दे रखा था, क्योंकि यहां पर यही बोला 2009 में अगर इंपोर्ट अगर 420 करोड़ हुआ है, तो एक्सपोर्ट बता दो कितना हुआ है, निर्यात कितना किया गया होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये वाला, इसको जल्दी से देखो। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% का छूट देता है और फिर 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि उस वस्तु को बिक्री पर 1840 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ क्या होगा। जल्दी से बनाओ, जैसा चाहो वैसा बनाओ। तो आपको पता है कि देखो, हम लोग जनरली क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले देख लेते हैं कि वो कॉस्ट प्राइस से वो दुकानदार कितना एबोव मार्क प्राइस रखा था।
हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं। तो इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है सक्सेसिव वाला, मैं बताया हूँ सक्सेसिव वाला फॉर्मूला कई जगह पे यूज़ होता है, बस आपको पता होना चाहिए। अभी इस वाले क्वेश्चन में अंकित मूल्य पर 18% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसको 23% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब समझ रहे, देखो आप 100 मान के भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट ये चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ, अगर वो चीज़ अगर बनाते हो तो फिर जैसा भी क्वेश्चन आएगा ना आप डील कर लोगे आसानी से। आप 100 मान के बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाएगा आपका। 1000 मान के बनाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल यहाँ पास अगर आपको पता चल गया कि अगर 23% का लाभ हो रहा है, यानी टोटल में 23% का लाभ ही हो रहा है, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है 23% का प्रॉफिट। मैं मान लेता हूँ कि x% का वो प्राइस बढ़ा कर रखा था, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य से वो x% बढ़ा कर रखा था, फिर जिसमें डिस्काउंट दे रहा था 18% वाला, ये वो सक्सेसिव वाला ही फॉर्मूला है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। बस सॉल्व कर लेते, एक्स का मान यहाँ से पता चल जाएगा ना कि वो कितना अबव रखा था। तो हमको वही तो पूछा है, मार्क प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस से कितना अधिकतम रखा था, समझे। तो बस, तो ये 18 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 41। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लो, ये अगर 9 बार में और ये 50 बार में, तो 50x और 9x यानी 41x बटा 50। समझ आया, यानी 41 से 41 कट गया, यानी x इक्वल टू क्या आया 50%। इसका मतलब समझ आया, यानी ये जो दुकानदार था ना वो क्रय मूल्य से 50% अधिक रखा था मार्कअप प्राइस। तब आप तो समझ गए हो ना, अब तो क्वेश्चन में आपके पास कुछ खास बचा नहीं है। यानी आप समझ गए कि 100 रुपये का चीज़, 100 रुपये के चीज़ में उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 23 का प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से देखना, 23 का प्रॉफिट हो रहा है 100 के रुपये का चीज़ में। अब मार्कअप कितना किया है, मान लो 150 रुपये का मार्कअप किया है, तो यही 23 किसके बराबर है, 1840 के बराबर है, समझे ये चीज़। तो सॉल्व करो ना अब तो, और 150 का मान बताओ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितने बार में कट रहा है, 8 बार में कट रहा है। यानी 1 यूनिट का मान अगर 80 है तो 150 यूनिट, यानी यही मार्कअप प्राइस, यानी 150 गुना 80 12,000 मार्कअप प्राइस है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अगर परसेंटेज पूछता कितना परसेंटेज ज़्यादा है तो 50% ज़्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क क्वेश्चन। फटाक से मुझे इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहो। अब बात बाकी मेरे हिसाब से मेरे को जितना कर पाऊँगा मैं उतना कर ही रहा हूँ, ठीक है, आप देख भी रहे होंगे। तो फिलहाल चलो मैं आप इसमें वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।